गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। हमने अपने IPC के लास्ट लेक्चर में एक्टस रियस के जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो डिस्कस किए और हमने लास्ट लेक्चर जो था वो मेंस-रिया पर छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम मेंस-रिया के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ केसेस हैं और एक दो थ्योरीज हैं मेंस-रिया में कैसे अप्लाई होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स में हेडिंग डाल लो मेंस-रिया। मेंस-रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, ये भी हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। तो अब देखो मेंस-रिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काम कैसे करता है। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। इसमें आप कुछ लाइंस लिख लो, एक पैरा लिख लो छोटा सा। द एक्यूज्ड लायबिलिटी फॉर पनिशमेंट depends not only on his act but also upon certain mental condition. Here the word certain mental condition is used and not intention. अब जो words आपने लिखे हैं ना certain mental condition, उसे underline कर लो और is used and not intention, intention को underline कर लो, full stop, because if intention was used then knowledge and reason to believe would not have been covered in this ambit. तो हमने जब वॉलंटरी की डेफिनेशन की थी तो उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। वॉलंटरली की डेफिनेशन में इंटेंशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और रीजन टू बिलीव होना चाहिए। और अगर आप अपने बेयर एक्ट्स में देखो वहां पर इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव में ऐसे कॉमास लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर कहीं किसी ऑफेंस में हमें इंटेंशन नजर आ रही होगी तब भी हम उसे वॉलंटरली मानेंगे, अगर उसमें सिर्फ नॉलेज नजर आ रही होगी तब भी हम उसे वॉलंटरली मानेंगे, और अगर सिर्फ रीजन टू बिलीव नजर आ रहा होगा तब भी हम उसे वॉलंटरली मानेंगे। ठीक है, तो वो कॉमास का मतलब यही है कि अगर इनमें से कोई एक चीज भी होगी तो हम उसे वॉलंटरली मानेंगे। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सर्टेन मेंटल कंडीशन जो है वो वर्ड यूज किया गया है, इंटेंशन वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि अगर इंटेंशन वर्ड यूज कर लिया जाता तो फिर ये नॉलेज और रीजन टू बिलीव कहाँ जाते। ठीक है, तो हम वॉलंटरली की डेफिनेशन अधूरी रह जाती। इसीलिए हम कब कहेंगे कि एक्ट ऑफ एक्यूज जो है वो वॉलंटरी है, जब कल हम थ्योरीज कर रहे थे ना हार्ट और हुनरो की, ये उसी की कॉन्टिन्यूशन में है। ठीक है, हार्ट और हुनरो ने मेंस-रिया के बारे में क्या कहा है। तो according to Hart, 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 according to Hart, the word certain mental condition is blameworthy mental condition. तो यहाँ पर जो सर्टन मेंटल कंडीशन की बात की जा रही है वो कौन सी मेंटल कंडीशन है जो ब्लेम वर्दी हो। जैसे हम एक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमने कहा था कि जितने भी एक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम ऑफेंस में नहीं मान लेंगे, सिर्फ वो एक्ट्स जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होंगे वही ऑफेंस होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हर एक जो मेंटल कंडीशन है वो हर एक मेंटल कंडीशन जो है हम उसे इंटेंशन में या वॉलंटरली की डेफिनेशन में नहीं लेंगे, सिर्फ जो ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन होगी हम उसे मेंस-रिया मानेंगे। ठीक है, तो उसे हम वॉलंटरली की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। तो हार्ट ने यही कहा है कि द वर्ड सर्टेन मेंटल कंडीशन अकॉर्डिंग टू हार्ट इज ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन फॉर विच एन एक्यूज्ड कैन बी हेल्ड लायबल। ठीक है, अब देखो जहां पर इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव ये ना हो तो वहां पर क्या होगा, एक्यूज जो है उसकी ये ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये एब्सेंस हो जाएगी ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन की, और इसीलिए अगर ये ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन नहीं होगी तो एक्यूज जो है उसे हम ये मानेंगे कि उसने कोई भी एक्ट जो है वो वॉलंटरली नहीं किया, ना उसकी इंटेंशन थी, ना नॉलेज थी, ना रीजन टू बिलीव था,
तो एक्ट जो है उसने वॉलेंटरली नहीं किया। और कल हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई एक्ट जहाँ पर वॉलेंटरली जो एक्यूज्ड है वो वॉलेंटरली एक्ट नहीं करता तो हम ये मानेंगे कि उसने वो एक्ट किया ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ब्लेम वर्दी वर्ड डिस्कस करें तो इसको आप लिख लो, देयरफॉर ब्लेम वर्दी मीन्स, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। ब्लेम वर्दी हम किसे मानेंगे, जहां पर इंटेंशन होगी, ब्लेम वर्दी इज इक्वल टू इंटेंशन प्लस नॉलेज प्लस रीजन टू बिलीव, और ये सारे होने के बाद अगर वो जनरल एक्सेप्शंस जो हैं दी गई हैं हमें 76 सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक, अगर उनमें ये फॉल नहीं करता तब जाकर हम मानेंगे कि उसकी जो इंटेंशन थी वो ब्लेम वर्दी थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ब्लेम वर्दी इज इक्वल टू इंटेंशन प्लस नॉलेज प्लस रीजन टू बिलीव प्लस नॉट कवर्ड इन जनरल एक्सेप्शंस, और इसके सेक्शंस लिख लो ब्रैकेट में 76 टू 106। उसके बाद हमने ब्लेम वर्दी का कंसेप्ट हम वहां से भी देख सकते हैं। हमने एक मैक्सिम किया था, एक्टस मी इन विटो फैक्टस नॉन एस्ट मीन्स मेंस एक्टस, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, एन एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट। तो यहाँ पर भी ये क्लियर हो रहा है कि वो ब्लेम वर्दी नहीं माना जाएगा। अगर मेरी विल के अगेंस्ट कोई एक्ट मैंने किया है तो वो मेरा एक्ट माना ही नहीं जाएगा। तो अगर मैंने अपनी मेरी विल ही नहीं थी वहां पर तो वो वॉलेंटरली को भी यहाँ पर मिस कर देता है। और ब्लेम वर्दी का फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा कि वॉलेंटरली प्लस नॉट फॉलिंग इन दी एक्सेप्शंस, जो जनरल एक्सेप्शंस दी गई है, ठीक है। तो अगर वॉलेंटरली ही नहीं होगा, मैंने वॉलेंटरली किया ही नहीं, तो ब्लेम वर्दी कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो जेनेसिस है ब्लेम वर्दी का, ये आया कहाँ से, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल से समझो। एक देखो हंग्री पर्सन है, हेडिंग डाल लो पहले तो, जेनेसिस ऑफ ब्लेम वर्दी, और इसमें जो जो लिखवाने वाला होगा वो मैं आपको लिखवाती जाऊंगी। अब एक हंग्री पर्सन है, फर्स्ट एग्जांपल में एक हंग्री पर्सन है, वो चाहता है कि वो जो फूड है उसे चुराए, ठीक है। अब उसके पास फूड को चुराने के लिए क्या बन जाता है, पहली चीज, क्योंकि वो हंग्री है तो वो फूड चुराना चाहता है, इसलिए पहली चीज यहाँ पर आ जाती है मोटिव, ठीक है। अब ये जो मोटिव है यही बेस होता है इंटेंशन का। जहां पर मेरे पास कोई मकसद आ गया कि मैंने कोई ऑफेंस करना है या मैंने कोई एक्ट ऐसा करना है, जो कोई भी नॉर्मल एक्ट भी हो चाहे वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी हो, ठीक है। हम यहाँ पर आईपीसी पढ़ रहे हैं तो हम वो एक्ट देखेंगे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अब मेरे पास मोटिव आ गया कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं वो खाना जो है वो चुराऊंगा, ठीक है। अब इस मोटिव ने इंटेंशन बनाई कि मैं खाना चुराऊंगा, ठीक है। तो इंटेंशन का बेस क्या हो गया, मोटिव। यही एग्जाम्पल लिख लो, देयर इज अ हंग्री पर्सन, ही स्टील्स फूड, theft was done with the motive of eating, so here motive becomes the base of intention। अब जहां पर मोटिव आ गया, मोटिव ने इंटेंशन का बेस बना दिया, तो यहां पर ब्लेम वर्दी भी कहीं ना कहीं आ गया, ठीक है। अब सेकेंडली वो एक्टर क्या करता है, उसने पहले सोच लिया कि भूख लगी है, तो मोटिव बनाता है कि मैं खाना चुराऊंगा, ठीक है। यहाँ से उसका मोटिव बन गया। अब उसके बाद वो क्या करता है कि वो शॉप पर जाता है और वहां पर देखता है कि बहुत सारा ऐसे ब्रेड के पैकेट्स पड़े हुए हैं। अब उसमें इम्पल्स जागती है कि मैं वो ब्रेड जो पड़ा हुआ है शॉप पे, मैं उसे चुपके से चुरा लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट मोटिव के बाद क्या आया, इम्पल्स। उसके पास एक मकसद था, ठीक है, उस मकसद को पूरा करने के इम्पल्स जागी, और ये इम्पल्स क्या है, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज किस चीज की, कि वो क्या करने जा रहा है, वो क्या चीज है जिसके पीछे वो भाग रहा है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है।
तो ये हो गया मोटिव, मोटिव के बाद इम्पल्स। मोटिव किससे रिलेटेड है? इंटेंशन से। इम्पल्स किससे रिलेटेड है? नॉलेज से। अब यहाँ पर यहाँ तक भी उसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो सोचे कि मैं ठीक है ब्रेड चुरा लेता हूँ, या फिर वो सोचे कि नहीं अब मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे पुलिस के पास भेज देंगे, मैं नहीं चुराता। ठीक है, दो चॉइसेस हैं। यहाँ पर भी वो बैक ऑफ कर सकता है या वो आगे बढ़कर ब्रेड को चुरा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्ड आता है डेलिब्रेशन ऑफ माइंड, जहाँ पर दो चॉइसेस आ गई, इम्पल्स के बाद आया डेलिब्रेशन ऑफ माइंड कि करूं या ना करूं। ठीक है, फिर वो ये सोचता है कि ठीक है अगर मैं ब्रेड चुरा लेता हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे पकड़ लेंगे तो जेल में डाल देंगे, जेल में भी तो खाना ही मिलेगा, तो चलो चुरा ही लेता हूँ। ठीक है, उसने एक एक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इंटेंशन आ गई, नॉलेज आ गई, और उसकी डेलिब्रेशन ऑफ माइंड भी थी कि उसने जो एक्ट है डेलिब्रेटली किया। ठीक है, जानते बूझते हुए किया। अब डेलिब्रेशन के बाद यहाँ तक तो उसने सोचा ही था कि ठीक है कोई बात नहीं, जेल पहुंच जाऊंगा तो वहां पर भी खाना ही मिलेगा, चुरा लेता हूँ। इसके बाद क्या आया? डिटर्मिनेशन। किस चीज की? टू डू दैट एक्ट। तो अब वो डिटर्मिन्ड है कि हाँ मैं चुराऊंगा ही। अब जब एक बार ये मोटिव, इम्पल्स, डेलिब्रेशन ऑफ माइंड से होते हुए डिटर्मिनेशन पर पहुंच जाता है, तो यहाँ से हमारा मेंजरिया बन जाता है। अब वो रेडी है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको फेस करने के लिए, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हुए वो डिटर्मिन्ड है कि वो एक्ट करेगा। तो यहाँ से मेंजरिया फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ब्लेमवर्दी मेंटल कंडीशन। तो मेंजरिया हमने देखा कि इस तरीके से फॉर्म होता है। क्या कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, ये हमने एक एग्जांपल की है। इसी तरीके से बाकी जो ऑफेंसेस है वहां पर भी हम मोटिव एज सच आईपीसी में हम नहीं देखते इतना। ठीक है, लेकिन हम एविडेंस लेते टाइम मोटिव देखेंगे कि मोटिव क्या था, किस लिए ये ऑफेंस किया गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि मोटिव बनता नहीं है, ठीक है, फिर हम उसके बाद और फिर हमारे दिमाग में शक जाते हैं कि इसका तो कोई मोटिव ही नहीं था, फिर इसने ये चीज़ क्यों की, तो हम और एविडेंसेस लेकर आएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मोटिव बनता है कि हाँ वो भूखा था, उसने चोरी इसलिए की क्योंकि उसे खाना चाहिए था, तो वहाँ पर हमारे पास मोटिव भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से केसेस जो हैं वो सॉल्व करने ईजी हो जाते हैं जब एक एक स्टेज हमें क्लियर होती जाए। अब देखो, मोटिव एज सच पनिशेबल नहीं है आईपीसी में, ये एक पॉइंट डालो। मोटिव इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी। It is relevant in Evidence Act because it tells the base that why such intention was formed and why the offense was committed। ठीक है, तो मोटिव एज सच आईपीसी में पनिशेबल नहीं है, लेकिन एविडेंस एक्ट में ये हमें बताता है कि क्यों ऐसे इंटेंशन बनी और क्यों जो ऑफेंस है वो कमिट किया गया। ठीक है, क्यों वो एक्ट किया गया। नेक्स्ट है इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी। ये भी एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग डाल लो, इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी। हमने ये भी डिस्कस किया था, डिस्कस हम कर चुके हैं, आप लिख लो। अ सिंगल इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी, बट वेयर two intentions are combined and form an agreement, then it is punishable। तो जब हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया था इंटेंशन का, तो मैंने आपको बताया था कि एक सिंगल इंटेंशन रेलिवेंट नहीं मानी जाती, ऑफेंस नहीं है। इसके लिए सिंगल इंटेंशन के साथ हमें मेंजरिया भी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये ऑफेंस बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर टू इंटेंशंस हैं तो हमने इसके नीचे ऐसे लिखा था कि ये अग्रीमेंट बन जाती हैं। ठीक है, और हम इसे
इस अग्रीमेंट को एक्ट मान लेंगे और ये ऑफेंस होगा, ठीक है। ये दो इंटेंशंस जो होंगी वो पनिशेबल होंगी और जो सिंगल इंटेंशन है वो पनिशेबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये यही कह रही है और इसकी हमने एग्जांपल भी की थी टू इंटेंशंस की कि अंडर सेक्शन 120A कॉन्स्पिरेसी, तो कॉन्स्पिरेसी में सिर्फ अगर दो इंटेंशंस ही बन जाती हैं कि हम कॉन्स्पायर करेंगे अगेंस्ट द स्टेट तो वो जो है वो पनिशेबल हो जाएगी, ठीक है। अब जब हमारे पास मोटिव आ गया, इंटेंशन आ गया, तो नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है ऑफेंस की? प्रेपरेशन। तो सब हेडिंग डाल लो प्रेपरेशंस। अब उसने प्रिपेयर क्या किया कि हम ये ब्रेड वाली ही एग्जांपल लेते हैं, तो अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे ब्रेड की तरफ जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये देखते हैं कि प्रेपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रेपरेशन से किसी भी टाइम पर वो जो डिटर्मिनेशन ऑफ माइंड और ब्लेम वर्दी इंटेंशन वाला हमने किया अभी, तो अब वो जब तक प्रिपेयर ही कर रहा है, सोच ही रहा है कि मैं चोरी कर लूँगा, तो वहां तक भी चांसेस हैं कि वो किसी भी टाइम पर सोच ले कि नहीं नहीं मुझे जेल में नहीं जाना, ठीक है। तो वहां से वो रिसाइन बैक कर सकता है, लेकिन इसीलिए जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल नहीं होती एज सच, कुछ केसेस में होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन इन मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस प्रिपरेशन इज नॉट पनिशेबल बिकॉज वन कैन रिसाइन फ्रॉम दिस स्टेज एट एनी मोमेंट। तो एक पर्सन कभी भी किसी भी इस स्टेज पर पहुंचकर कभी भी रिसाइन कर सकता है कि नहीं मुझे ये ऑफेंस नहीं करना। तो देयर कैन बी चेंज ऑफ माइंड एट एनी टाइम। अब प्रेपरेशंस हमने अभी डिस्कस किया कि जनरली जो प्रेपरेशंस हैं वो ऑफेंस नहीं मानी जाती, पनिशेबल नहीं होती, लेकिन कुछ सीरियस ऑफेंसेस हैं, वो सीरियस ऑफेंसेस लिख लो जहां पर प्रेपरेशन जो है वो ऑफेंस मानी गई है, ठीक है। इन वेरी सीरियस ऑफेंसेस लाइक डेकॉइटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, the preparation is punishable। तो अब हम एक एक स्टेज समझ रहे हैं कि ऑफेंस कैसे हो रहा है, ठीक है। पहला मोटिव बना, दूसरी इंटेंशन आई, तीसरी प्रेपरेशन की, उसके बाद अटेम्प्ट, ठीक है। सब कुछ तैयारी भी कर ली, मन भी बना लिया। अब धीरे धीरे वो क्या करता है, सरक सरक कर शॉप के पास जाता है, वहां पर जाकर कहीं छुप जाता है और धीरे से ना कोशिश करता है कि झपट्टा मारकर एक ब्रेड का पैकेट जो है वो चुरा ले, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर शॉपकीपर जो था वो विजिलेंट था, उसने उसे ब्रेड चुराते हुए पकड़ लिया, ठीक है। अब वो जो बैगर था वो भाग जाता, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हुआ, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट ही थी, वो ब्रेड चुरा नहीं पाया, ठीक है। अटेम्प्ट के बाद आता है एक्ट। ये एक्ट हो ही नहीं पाया। अगर वो ब्रेड चुराने में सफल रहता तो फिर ये एक्ट हो जाना था और इसमें ऑफेंस बन जाना था, लेकिन क्योंकि वो चुरा नहीं पाया तो इसलिए ये जो एक्ट था ये मैच्योर ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये अटेम्प्ट तक ही रुक कर रह गया। अब इसलिए ये जो एक्ट है ये एक अनफिनिश्ड एक्ट है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि अटेम्प्ट जो है ना, यहाँ तक भी आपने कोशिश की तो आप पनिशेबल हो, ठीक है, ये ऑफेंस माना जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अटेम्प्ट जो है वो पनिशेबल नहीं होता, ठीक है। अब अटेम्प्ट को पनिशेबल इसलिए बनाया गया है क्योंकि सोचो अगर आप सफल हो जाते अपने एक्ट करने में तो आपने एक ऑफेंस कर देना था, तो हमें ये इंतजार नहीं करेंगे कि आप एक्ट करो तब जाकर हम आपको पनिश करेंगे, तब जाकर हम आपको पकड़ेंगे और लायबल बनाएंगे, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट करते भी पकड़े गए हो तब भी आप पनिशेबल हो कि आपने ऐसी कोशिश भी क्यों की, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि अटेम्प्ट जो है वो हम उसे उतना सीरियस नहीं मानते जितना कि हम जो एक्ट हो जाने के बाद उस ऑफेंस को सीरियस मानते हैं, ठीक है। तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट कम ही रहेगी, लेकिन अटेम्प्ट पनिशेबल रहेगी और पनिशेबल होने का रीज़न भी यही है कि आप वो एक्ट पूरा भी कर सकते थे, तो हम ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप वो एक्ट पूरा करो, ठीक है। इसलिए आपको अटेम्प्ट पर ही पनिश कर दिया जाएगा।
अब देखो मेंस-रिया का, या हमने मेंस-रिया को अभी डिस्कस किया कि मेंस-रिया क्या है, ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन, ठीक है। तो अब इसका बेस क्या है, ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन या मेंस-रिया का बेस क्या है? इसका बेस है डिजायर्ड इफेक्ट। सब हेडिंग डाल लो, बेस ऑफ मेंस-रिया और ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन, और इसके नीचे लिखो द बेस इज द डिजायर्ड इफेक्ट, द डिजायर फॉर द एंड। अब जहां पर डिजायर नहीं होगी, ठीक है, वेयर देयर इज नो डिजायर देयर इज नो इंटेंशन, तो जहां पर डिजायर ही नहीं होगी वहां पर हम ये देखेंगे कि इंटेंशन ही नहीं थी। डिजायर नहीं है इसका मतलब विलिंगली नहीं किया, वॉलंटरली नहीं किया, तो जहां पर वॉलंटरली नहीं है इसका मतलब इंटेंशन ही नहीं थी, ठीक है। सो वेयर देयर इज नो डिजायर देयर इज नो इंटेंशन। अब जहां जहां पर भी हम वॉलंटरली की बात करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि हम तीनों चीजों को लेते हुए चलेंगे, इंटेंशन को भी, नॉलेज को भी और रीजन टू बिलीव को भी। तो जहां पर उसकी डिजायर नहीं थी वहां पर इंटेंशन नहीं थी, जहां पर फोर्सिबिलिटी नहीं थी, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज और डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, तो उसे एक बार रिवाइज करते हुए फिर इस लेक्चर को करना। वेयर देयर इज फोर्सिबिलिटी बट नो डिजायर, दैट इज नॉलेज। हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंटेंशन जो है वहाँ पर फोर्सिबिलिटी भी ज़्यादा, फोर्सिबिलिटी भी और डिज़ायर भी है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर फोर्सिबिलिटी भी होगी, डिज़ायर भी होगी और इंटेंशन भी बन गई, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब जो ऑफेंस है वो होगा ही होगा, ठीक है। नॉलेज में हमने देखा था कि वहाँ पर फोर्सिबिलिटी है लेकिन डिज़ायर नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ऑफेंस जो है वो होगा, और जितनी ये प्रोबेबिलिटी होती है यही हमारे डिसाइड करती है कि हम पनिशमेंट किस तरीके से देंगे, ठीक है। सो वेयर देयर इज फोर्सिबिलिटी बट नो डिजायर, दैट इज नॉलेज। और कल हमने ये भी एक एग्जांपल की थी कि अगर एक ए आता है बी को मारने के लिए स्वॉर्ड के साथ, ठीक है, अटैक करने के लिए, अब वो जो है वो शार्प एज्ड, शार्प वाली जो साइड थी तलवार की, वो उस साइड से भी मार सकता था और बी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन बी, ए जो है वो बी को उस शार्प वाली साइड से ना मारकर हैंडल से मारता है और एक ही वार करता है बी पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या दिखता है कि ये जो ब्लेम वर्दी है ये कितना इंटेंस है और कितना नहीं, ठीक है। तो ब्लेम वर्दी की भी ना कुछ शेड्स होती हैं, इसे समझने के लिए लिख लो। एक तो बहुत डार्केस्ट शेड, ठीक है, जहां पर सब कुछ है, इंटेंशन है, नॉलेज है, रीजन टू बिलीव है, आपका मेंस-रिया भी है, और आप बहुत कोई ग्रीवियस क्राइम जो है वो करने जा रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत डार्क, ठीक है, डार्क ब्लैक। तो यहाँ पर आपका ब्लेम वर्दी जो है वो डार्क ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो जितना डार्क होता जाएगा ये ब्लेम वर्दी उतनी ही ज्यादा पनिशमेंट होती जाएगी। तो जितना सीरियस आप ऑफेंस करते जाओगे उतनी ही ज्यादा पनिशमेंट भी पाते जाओगे, ठीक है। डार्क हो गया, फिर ब्लैक हो गया, उससे थोड़ा सा कम, ठीक है, फिर डार्क ग्रे हो गया और फिर ग्रे हो गया। तो इस तरीके से उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन की, उसी तरीके से आपकी जो पनिशमेंट्स हैं वो भी कम होती जाएंगी, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म करके लिख लो, ये भी आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ही है। व्हेन डज अ ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन बिकम्स एन इंटेंशन, तो एक ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन कब इंटेंशन बनेगी? When one has a desire to bring about a contemplated result and the act he is doing, comma, he knows that with that act he can fulfill his desire.
तो जब ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन इंटेंशन कब बनेगी, जब किसी के पास एक डिज़ायर है कि वो एक कंटेम्पलेटेड रिजल्ट लेकर आए, उसकी डिज़ायर है कि उसे खाना मिल जाए, ठीक है। तो डिज़ायर कहाँ से उठी कि उसे भूख लगी थी और उसे खाना चाहिए। तो अब वो क्या चाहता है कि खाना जो है वो, पैसे तो उसके पास है नहीं, चोरी से मिलेगा। अब वो जो एक्ट करता है ये जानते हुए कि उसका जो एक्ट है उसकी डिज़ायर को फुलफिल कर देगा, चाहे वो एक्ट गलत है चाहे सही है, तो वो उसकी ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन बना देता है, ठीक है। ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन को इंटेंशन बना देता है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स लिखो और आगे के कंसेप्ट समझना, ठीक है। अब डिजायर्ड इफेक्ट कैसे होगा, हमने ऊपर बात की ना, आई कैन फुलफिल माई डिजायर, तो डिजायर कैसे होगी, डिजायर्ड इफेक्ट कैसे आएगा। एग्जाम्पल लिखो, ए इज अ पर्सन who had an affair with a girl and an illegitimate child is born। दो तरीके से डिजायर्ड इफेक्ट हो सकता है। एक ही एग्जांपल में हम समझेंगे कि कैसे दो तरीके से डिजायर्ड इफेक्ट आता है, ठीक है। A is a person who had an affair with a girl and an illegitimate child is born। A is married and he thinks that if his wife will come to know about that child, she will be very angry, so he wants to kill that child। One day he takes that child and leave him in a jungle, so a wild animal would kill him। तो डिजायर्ड इफेक्ट का फर्स्ट वे, फर्स्ट वे क्या था कि वो बच्चे को जंगल में छोड़ आता है कि कोई वाइल्ड एनिमल आकर उसे खा लेगा और बच्चा मर जाएगा और मेरी वाइफ को पता नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड वे में वो क्या करता है कि बच्चे को 14th फ्लोर से फेंक देता है नीचे, ठीक है। अब दोनों जगह उसने क्या किया है, बच्चे को मारने की कोशिश की है, ठीक है। एक जगह पर एक तरीका उसने जंगल का अपनाया और दूसरा तरीका उसने अपनाया कि डायरेक्ट बच्चे की मौत हो जाए, 14th फ्लोर से उसे फेंक देता है नीचे, ठीक है। अब सेकेंड वे अगर हम देखें तो 14th फ्लोर से एक बच्चे को फेंका जा रहा है, यहाँ पर 100% चांसेस हैं कि बच्चा मरेगा ही, ठीक है। बच्चे की 100% चांसेस हैं दैट डेथ विल बी कॉज्ड। यहाँ पर अगर वो जंगल में छोड़ के आ रहा है तो कुछ परसेंट चांसेस हैं, 5% 10% कि बच्चा जो है वो बच जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिजायर उसकी सेम ही है, बच्चे को मारना, ठीक है, डेथ ऑफ द चाइल्ड। डिजायर उसकी दोनों केसेस में सेम ही है, लेकिन वो एक्ट कैसा कर रहा है, किस तरीके से अपनी डिजायर को पूरा कर रहा है, वो ये चीज जो है डिफरेंशिएट करती है और इसी तरीके से उसकी जो लायबिलिटी है वो भी डिफर करेगी, ठीक है। सो आपने जहां पर अपनी एग्जांपल लिखी वहीं पर, और ये दोनों वेज लिख लो कि वो किस तरीके से अपना डिजायर्ड इफेक्ट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ही टेक्स द चाइल्ड एंड पुशेस हिम फ्रॉम 14th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, और फर्स्ट में ही सेंड्स द चाइल्ड टू द जंगल, ठीक है। अब ये दोनों एक्ट्स, डिजायर तो उसकी सेम ही है कि वो चाहता है कि बच्चे की डेथ हो जाए, तो क्या ये दोनों एक्ट सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेकेंड वे में हमें पता है कि डेथ जो है वो 100% कॉज होगी, और फर्स्ट वे में द चाइल्ड में सर्वाइव इन दैट जंगल, और उसके जो चांसेस हैं सर्वाइवल के वो हैं थोड़े बहुत अभी भी, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल द डिजायर इज सेम, दैट इज टू किल द चाइल्ड, बट एक्ट्स आर डिफरेंट, सो पनिशमेंट्स विल बी डिफरेंट। तो जहाँ पर डायरेक्ट डेथ होगी वहाँ पर उसकी पनिशमेंट भी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर उसके चांसेस हैं बचने के वहाँ पर पनिशमेंट जो है वो अलग होगी, ठीक है। एक और कंसेप्ट है ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन का कि कभी कभी
कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि जो एंड रिजल्ट है, आपकी वो डिज़ायर नहीं होती कि आपके एक्ट से वो एंड रिजल्ट आए, लेकिन आपको वैसे एक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल लिखो, अ न्यूली मैरिड कपल ट्रैवल कर रहे हैं, हनीमून पर जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। सडनली देयर कार कैचेस फायर। अब जो हस्बैंड है, ही इज अ पुलिस ऑफिसर एंड ही कैरीज अ गन। He manages to get himself out of that car and the wife remains caught in the car। और कार को आग लगी हुई है तो वाइफ बेसिकली आग में है, ठीक है, आग में जल रही है। She also catches fire। और अब वाइफ जो है, शी इज स्क्रीमिंग इन पेन कि आग लग गई है, और वाइफ को पता है कि अब उससे ये जो दर्द है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। शी इज नाउ स्क्रीमिंग इन पेन and in so much pain that she asks her husband to shoot her with a gunshot। Husband tries to save her, tries hard to save her, but he could not। So out of love and pity, he shoots her to death। अब यहाँ पर हम अगर सोचें कि हस्बैंड की डिज़ायर तो नहीं थी, वो मारना थोड़ी चाहता था अपनी वाइफ को, बल्कि वो तो बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसने एंड मोमेंट तक ये कोशिश जारी रखी कि वो किसी तरीके से बच जाए, लेकिन वो नहीं बच पाई, और वो अपनी वाइफ को उतने पेन में नहीं देख पाया, और उसकी वाइफ बार बार चिल्लाकर कह रही थी कि मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम मुझे मार दो, ठीक है, मुझे आसान मौत दे दो। और उसने आउट ऑफ लव एंड पिटी वाइफ को शूट कर दिया और वो मर गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसे याद रखना है हमेशा। देयर इज नो प्लेस ऑफ गुड इंटेंशन इन आईपीसी। तो अगर आपने कोई एक्ट ऐसा किया है जिसमें आपकी डिज़ायर नहीं थी, और आप इंटेंट भी नहीं कर रहे थे वो एक्ट करने के लिए, लेकिन आपने वो एक्ट किया है, तो वहाँ पर आपकी गुड इंटेंशन हम नहीं देखेंगे, आईपीसी नहीं देखेगी कि आपकी गुड इंटेंशन थी या नहीं थी, ठीक है। और हमने इनिशियल लेक्चर्स में ऐसे डिस्कस भी किया था कि इंटेंशन को प्रूव कर पाना, मेंस रिया को प्रूव कर पाना कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूव कर पाएंगे कि उसने गुड इंटेंशन में वाइफ को मारा, या हो सकता है उसकी बैड इंटेंशन थी कि उसने मौके का फायदा उठाकर वाइफ को मार दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रूव कर पानी बहुत मुश्किल है, इसीलिए आईपीसी में गुड इंटेंशन की हमने कोई प्लेस रखी ही नहीं है। सो इसी प्रिंसिपल के आगे लिखो, देयर इज नो प्लेस ऑफ गुड इंटेंशन इन आईपीसी। सो इफ एन एक्ट इज पनिशेबल इन लॉ देन अ पर्सन विल बी पनिश्ड। तो अगर एक एक्ट पनिशेबल है लॉ की नज़रों में, तो जो पर्सन है वो पनिश किया जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आपने कोई एक्ट इंटेंशन के साथ किया तो उसकी पनिशमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी। अगर आपने वो एक्ट करते टाइम आपकी वो डिज़ायर नहीं थी, आपने उतने वॉलंटरली वो एक्ट नहीं किया, लेकिन अब हम वॉलंटरली की डेफिनेशन में इसीलिए तीनों चीज़ें कॉमा डाल कर दी गई हैं, इंटेंशन, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव। तो अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी, उसे नॉलेज तो थी कि वाइफ मर जाएगी, उसके पास रीजन टू बिलीव था, फोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थे कि वाइफ मर जाएगी, ठीक है। तो अगर इंटेंशन हम नहीं देख रहे तो हम बाकी की दो चीजें तो देख रहे हैं ना, वॉलंटरली तो हो ही गया। तो चाहे अगर उसकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो पनिश किया जाएगा, और उसकी जो पनिशमेंट है वो फिर वेरी कर जाएगी। अगर ये प्रूव हो जाता है कि उसने वाइफ को सच में आउट ऑफ लव एंड पिटी ही मारा है, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो फिर उस हिसाब से उसकी पनिशमेंट कम हो जाएगी। और अगर उसकी इंटेंशन भी प्रूव हो जाती है कि उसकी इंटेंशन थी वाइफ को मारने की, तो उस हिसाब से पनिशमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वो डिपेंड करता है फैक्ट्स पे। So if an act is punishable in law, then a person will be punished। और ये जो उसका एक्ट होगा ये आएगा कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है, ये जो वाइफ को मारने वाला है।
So his act will be covered under culpable homicide. अब अगर हम कल्पेबल होमिसाइड भी देखें तो वहाँ पर जब हम जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे उन क्लॉजेस को। अब कल्पेबल होमिसाइड के भी 3 क्लॉजेस हैं। फर्स्ट 2 में है कि इंटेंशन से कल्पेबल होमिसाइड हुआ, थर्ड में है जहाँ पर इंटेंशन एब्सेंट थी बट नॉलेज थी। और इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि हस्बैंड की इंटेंशन नहीं है वाइफ को मारने की, लेकिन नॉलेज है कि अगर वो वाइफ को गन शॉट से मारता है तो वो मरी जाएगी, ठीक है, नॉलेज तो है, कल्पेबल होमिसाइड बन गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखो, There is a woman to whom 3 daughters are born, और ये ऐसा ना एक रिपोर्टेड केस है, इसके एंड में मैं बताऊंगी आपको। There is a woman to whom 3 daughters are born and husband wants a son. 4th time when she gets pregnant, the husband says that he will kill the baby if it would be a girl. Now the 4th child is a daughter again. The husband gets drunk and prepares to kill that child. Wife runs with the child to save her daughter. Husband runs after her. Wife jumps into the well. अब somehow क्या होता है कि एक हस्बैंड है वो चाहता है कि अब उसके सन हो, वो बेटियां नहीं चाहता, और वाइफ जो है वो 4th टाइम भी प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बेटी ही होती है। तो हस्बैंड को गुस्सा चढ़ जाता है, वो ड्रंक होकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा, ठीक है। और जब वो मारने की कोशिश करता है तो वाइफ जो है वो बच्ची को लेकर भाग लेती है, और भागते भागते जब हस्बैंड उसके पीछे भाग रहा होता है तो वो वेल में कुएं में छलांग लगा देती है बच्चे के साथ ही, और किसी तरीके से वो जो वाइफ थी, जो मदर थी बच्चे की, वो बच जाती है, लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबी थी, डॉटर थी, वो मर जाती है, ठीक है। सो द वाइफ जम्प्स इनटू द वेल, द बेबी ड्राउन्ड, बच्चा डूब जाता है एंड डाइड। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या वो जो वुमेन है वो लायबल है? अब हमने ये जो प्रिंसिपल डिस्कस किया, देयर इज नो प्लेस फॉर गुड इंटेंशन इन आईपीसी, ठीक है, ये यहाँ पर अप्लाई होगा। चाहे वाइफ की गुड इंटेंशन थी कि वो बच्ची को अपने हस्बैंड के हाथों मरने से बचाना ही चाह रही थी, ठीक है, चाहे वाइफ की गुड इंटेंशन थी, लेकिन यहाँ पर भी हमने अभी डिस्कस किया कि गुड इंटेंशन की आईपीसी में कोई भी जगह नहीं है, बच्ची तो मर गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड का 3rd क्लॉज लगाएंगे कि अगर उसकी इंटेंशन नहीं थी तो भी उसकी नॉलेज तो थी, वो जानती थी कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फोर्सिबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थी, ठीक है। इसीलिए इसका जो एक्ट होगा वाइफ का वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2, ठीक है। और वहाँ पर इसकी पनिशमेंट क्या दी गई है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर और फाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइन कितना लगाना है कितना नहीं वो नहीं बताया गया, तो 1 रुपया फाइन ही लगा सकते हैं। और ये एक रिपोर्टेड केस है, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वुमेन जो थी उसे कल्पेबल होमिसाइड में कन्विक्ट किया गया और उस पर फाइन लगाया गया, ठीक है, कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे तुम्हारी बच्ची मर गई है तो कोई बात नहीं, तुम फाइन पे कर दो। और फाइन भी कितना रखा गया, उसके पास 1 रुपया फाइन देना था उसे, और उसके पास वो 1 रुपया भी नहीं था, ठीक है। तो जज ने क्या किया कि जो वाइफ थी, वुमेन थी, उसे 1 रुपया दे दिया एज अ लोन कि कोई बात नहीं, तुम ये 1 रुपया लो और फाइन पे करो, अपनी पनिशमेंट जो है वो पूरी करो, और बाद में मुझे ये जो 1 रुपया है ये लौटा देना, ठीक है। तो द जज गेव हर 1 रुपी एज अ लोन, ठीक है। अब इसी में हमने ये 2 एग्जाम्पल्स किए और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से गुड इंटेंशन की आईपीसी में कोई भी जगह नहीं है। इस तरीके से केसेस को अपने सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी तरीके से रिलेट भी करना है कि कैसे सेक्शन 299 क्लॉज 3 जो है वो लगा नॉलेज वाला, ठीक है, और कैसे 304 पार्ट 2 में किस तरीके से पनिशमेंट दी जा सकती है कि अगर हमें पनिशमेंट नहीं देना चाहते, इम्प्रिजनमेंट नहीं देना चाहते, तो हम फाइन भी लगा सकते हैं। अब हमने सारी मेंस रिया की इंटेंशंस देख ली कि कैसे कैसे होती है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑब्लिक इंटेंशन का, ठीक है, इसे भी हम एग्जांपल से समझेंगे।
ऑब्लिक इंटेंशन, इसकी भी सब हेडिंग डालो। where the act becomes inseparable or where there is a collateral aspect is involved, then oblique intention will be considered। ठीक है, तो जहां पर मेरा एक एक्ट ऐसा है जो इनसेपरेबल हो जाता है या जहां पर कोई और कोलेटरल एस्पेक्ट जुड़ जाती है कि हम दो चीज़ों में से एक चीज़ को अलग करके सिर्फ उस चीज़ को पनिशेबल नहीं बना सकते। ठीक है, या अगर मैंने एक चीज़ सही की और एक चीज़ मैंने गलत कर दी, पर वो जो दोनों चीज़ें हैं वो अलग नहीं हो सकती, तो वहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ऑब्लिक इंटेंशन का। ठीक है, तो वो भी पनिशेबल माना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। ए एक पर्सन है, उसका बिजनेस है डायमंड्स का, और रॉ डायमंड्स उसके पास आते हैं कि और वो क्या करता है कि उन डायमंड्स को कट करता है और उन्हें वापस भेज देता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि उसके दिमाग में ऐसे लालच आ जाता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है, तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं ना ये जो रियल डायमंड्स हैं इन्हें रख लेता हूँ और जो फेक डायमंड्स हैं उन्हें वापस भेज देता हूँ, और वो फेक डायमंड्स को वापस भेजते टाइम एक बॉम्ब भी भेज देता है। ठीक है, और वो जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो जाता है और जिस एरोप्लेन में वो जा रहे थे डायमंड्स, वहाँ का पायलट जो है वो मर जाता है। ठीक है, पायलट जो था वो ये जो बिजनेसमैन है इसका बेस्ट फ्रेंड था। ठीक है, अब वो बेनिफिट लेना चाहता है। वो कहता है कि मेरी तो कोई इंटेंशन नहीं थी वो जो पायलट मरा है उसे मारने की, क्योंकि वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर डिजायर नहीं थी, वो ये प्ली लेता है। ठीक है, इसी में आप सेकंड एग्जांपल और समझो, फिर उसके बाद हमें इन एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लिख लो। ए हैज अ बिजनेस ऑफ डायमंड्स, raw diamonds come to him, he cut them and sent them back. One day he decides to keep the real diamonds and send fake diamonds along with a bomb. The bomb blasts and the pilot dies. He asks a benefit that the pilot was his best friend and he had no intention to kill him. ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल लिखो। A sent a thief to steal from a house. When he goes there, he finds that locks are very strong. He thinks that the fire will break the lock and he will steal. 2 guards get killed in that fire. Now he takes a plea that he had no intention or desire to kill those 2 guards. अब हमने 2 केसेस डिस्कस किए और हमने वॉलंटरी के जब इलस्ट्रेशन भी देखे थे, तो इलस्ट्रेशन भी कुछ ऐसी ही है। A sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, A may not have intended to cause death. A नहीं चाहता था कि डेथ कॉज हो। फर्स्ट केस में भी हमने देखा कि A यही प्ली ले रहा है कि वो नहीं चाहता था, उसकी डिजायर नहीं थी कि डेथ कॉज हो, क्योंकि पायलट उसका बेस्ट फ्रेंड था। और सेकंड केस में भी हमने ये देखा कि 2 गार्ड्स जो मर जाते हैं फायर से, वो ये प्ली लेता है थीफ कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इस केस में भी यही कहा जा रहा है, A may not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused. तो चाहे वो सॉरी भी है कि डेथ हो गई by his act, yet even if he knew that he was likely to cause that, he has caused this death voluntarily. तो ये जो दोनों केसेस होंगे ये वॉलंटरली की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो चाहे उसकी डिजायर नहीं भी थी, तब भी उसकी नॉलेज थी कि उसके एक्ट से किसी की डेथ हो सकती है। अगर वो बॉम्ब भेज रहा है तो बॉम्ब ब्लास्ट करेगा ना कभी, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होने से किसी ना किसी की डेथ तो होगी ही।
तो अगर वो नहीं भी चाह रहा था कि किसी की डेथ हो, तब भी डेथ तो कॉज हो गई। और सिमिलरली अगर वो फायर से भी नहीं चाह रहा था कि किसी की डेथ कॉज हो, डेथ तो कॉज हुई है 2 गार्ड्स की, ठीक है। दोनों केसेस में एक्यूज जो है वो एडमिट करता है that he has no desire to kill the pilot or those guards, but they died. अब उसके जो एक्ट्स हैं वो इनसेपरेबल हैं कि अगर सपोज अगर वो अपने रॉ डायमंड्स के साथ वो बॉम्ब ना भेजता, ठीक है, अब उसने वो जो फेक डायमंड्स थे वापस भेजे, तो उसके साथ बॉम्ब भी भेजा। अब वो जो बॉम्ब भेजा गया है उसे सेपरेट नहीं कर सकते हम उसके फेक डायमंड्स वाले एक्ट से, ठीक है। इसी तरीके से ये जो चोरी करने जा रहा था और जो गार्ड्स को फायर के साथ वो मर गए, अब इसे भी हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब उसके एक एक्ट करने से कोई और कोलेटरल एक्ट हो रहा है, एक एक्ट क्या कि चोरी करने जा रहा है और उसने फायर लगा दी इसलिए ताकि उसकी चोरी हो पाए, ठीक है, फैसिलिटेट हो पाए उसका फर्स्ट एक्ट। और सेकेंड क्या कि वो जो फेक डायमंड्स भेज रहा था उसके साथ उसने बॉम्ब भी भेजा, तो वो भी इनसेपरेबल है, ठीक है। तो वो भी उसने फैसिलिटेट करने के लिए भेजा था। तो जहां पर उसके एक्ट्स इनसेपरेबल हो जाते हैं वहां पर ये जो ऑब्लिक इंटेंशन है हम ये वाला प्रिंसिपल लगाएंगे, ठीक है। और हम फिर ये ऑब्लिक इंटेंशन वाला प्रिंसिपल लगाते हुए हम उसे लायबल करेंगे कि अगर तुम्हारी नॉर्मल इंटेंशन नहीं थी उसे मारने की, फिर भी तुम्हें नॉलेज तो थी तुम्हारे एक्ट से, और तुम्हारा एक्ट जो था वो नॉर्मल जो जिस वजह से किसी को नुकसान हुआ उस एक्ट से इनसेपरेबल है, इसलिए ऑब्लिक इंटेंशन का कॉन्सेप्ट लगाते हुए वो जो है वो लायबल माना जाएगा, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में मेंजरिया पढ़ा, एक्टस नॉन फेसिट रियोमनिसी मेंसिट्रिया वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, ठीक है, वो मैगजीन पढ़ा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जो मेंजरिया का कॉन्सेप्ट है ये हर एक सेक्शन में लगाया जाना जरूरी है, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये जो मेंजरिया है इसे प्रूव करे? क्या जज देखेगा कि मेंजरिया क्या है, ठीक है, या कोर्ट देखेगी कि मेंजरिया क्या था, या फिर वो जो एडवोकेट्स हैं वो प्रूव करेंगे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से प्रूव किया जाएगा? तो ये किसकी ड्यूटी बनती है और क्या मेंजरिया को हर एक केस में अप्लाई किया जाना जरूरी है? क्वेश्चन लिखो और इसमें हम 2 लैंडमार्क केसेस करेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन लिखो, डू वी नीड टू अप्लाई मेंजरिया इन एवरी सेक्शन, और इज इट अ ड्यूटी or responsibility of a judge to find and apply mens rea in every section? तो जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तब हम क्या देखते हैं कि कोर्ट क्या देखेगी, सिर्फ जो कोर्ट के सामने एविडेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो डिमीनर ऑफ विटनेसेस वो सारी चीजें कोर्ट देखेगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अच्छे से देखेगी। लेकिन कोर्ट अपनी एम्बिट से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, वो मेंजरिया देखेगी या नहीं देखेगी वो चीज हम अब डिस्कस करेंगे कि क्या कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो मेंजरिया देखे या नहीं, ठीक है। इसके लिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और 2 ही केस हैं, और ये मेंस और इंटरव्यू के एस्पेक्ट के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। 2 जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और जो 2 केस डील करते हैं उन केसेस के नाम लिखो, आर वर्सेस प्रिंस, ये 1875 का केस है ये, और नेक्स्ट केस है क्वीन वर्सेस टॉल्सन, 1889। अब हम एक एक करके दोनों केसेस को डिस्कस करेंगे, साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाते जाओ। आर वर्सेस प्रिंस 1875। Accused was a person called Henry Prince. He had an affair with a girl called Anne Phillips. There was a charge against him for abducting this girl.
When the case went to the court, Henry Prince took a contention that the girl looks older than 16 years from her physique. He said that the girl told me that she is older than 16 years and she looks much above 18 also. So we ran away. The court said that your act was malum in se. मैलम इन से का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिकली रॉन्ग. तो आर वर्सेस प्रिंस में क्या होता है? एक्यूज्ड है, एक पर्सन है जिसका नाम हेनरी प्रिंस है, उसका एक अफेयर था एक लड़की के साथ, एन फिलिप्स के साथ, और उस पर चार्ज लगता है कि तुमने जो लड़की है उसे अबडक्ट किया है. ठीक है. जब केस जाता है कोर्ट में तो हेनरी प्रिंस कहता है कि वो जो लड़की है वो मुझे 16 साल से बड़ी लगी और वो लगती भी थी. ठीक है. अपनी एज से बड़ी लगती थी. और वो कहता है कि लड़की ने मुझे खुद भी बताया था कि वो 16 साल से बड़ी ही है, तो मुझे लगा कि वो अबव 18 होगी और उसने उससे डायरेक्ट उसकी एज नहीं पूछी. तो वो कहता है कि मुझे लगा कि लड़की मेजर है इसलिए हम भाग गए. कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा ये जो एक्ट है वो मैलम इन से है, तुम्हारा एक्ट ही रॉन्ग है. ठीक है. तुम एक लड़की को भगा कर लेके जा रहे हो, तुम्हारा एक्ट ही रॉन्ग है, इंट्रिंसिकली रॉन्ग है, तो इसलिए तुम्हें कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और इसलिए तुम लायबल हो. ठीक है. तो इस केस में जो आर वर्सेस प्रिंस में प्रिंस हेनरी को लायबल किया गया. ठीक है. अब इसी की सेकंड एस्पेक्ट है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो क्वीन वर्सेस टॉल्सन में दिया गया. There was a married lady called Mrs. Tolson. So Mr. Tolson deserted her in 1881. The lady tried hard to find Mr. Tolson but couldn't find. Ultimately, she found out that Mr. Tolson was going to America and the ship in which he was going had sunk. शिप जो है वो डूब गई है, SUNK, sunk. She made many inquiries. She went to the ship office, went to the foreign office, went to his home as well, and finally got to the point that Mr. Tolson is dead. Full stop. Ultimately, she remarried and Mr. Tolson came back and he filed a case of bigamy against her. That 7 years of his absence were not complete, so she has committed bigamy. कि उसे 7 साल तक के लिए इंतज़ार करना चाहिए था. अगर 7 साल हो जाते, अगर 7 साल तक वो मेरा इंतज़ार कर लेती, फिर मैं बाइगमी का केस उस पर नहीं डालता, पर इसे 7 साल से पहले ही मैं किसी और के साथ शादी कर ली, तो इसने बाइगमी की है. 7 years of his absence were not complete, so she has committed bigamy. Court trial started. And the husband, जो Mr. Tolson थे, he quoted the case of R versus Prince. That same principle should be applied कि उसकी जो वाइफ है उसका एक्ट ही मैलम इन से है.
इंट्रिंसिकली रॉन्ग है कि वो शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है मुझे मरा हुआ मानकर, ठीक है। So he quoted the case of R versus Prince that same principle should be applied, full stop. Court took a different view and said that this act is not malum in se. The girl tried her best to find you. In fact, Tolson himself left her, deserted her, till she tried to find him. Still she tried to find him. Even his family said that he has died. She only remarried after resorting all ways to find him. Her act may be, तो यहां से सेकंड प्रिंसिपल आया मैलम इन प्रोहिबिटो का। Her act may be malum in prohibito but not malum in se. So she was acquitted, ठीक है। अब हमने फर्स्ट केस में देखा कि कोर्ट ने क्या हेल्प किया कि जो प्रिंस है, प्रिंस हेनरी प्रिंस, ठीक है, इसने जो लड़की को लेकर ये भागा था ये समझते हुए कि लड़की जो है वो मेजर है, ठीक है, तो कोर्ट ने वहां पर क्या माना था कि उसका जो एक्ट है वो मैलम इन से है। अब क्वीन वर्सेस टॉल्सन में क्या हुआ कि एक मैरिड लेडी है मिसेस टॉल्सन ने उसे डिजर्ट कर दिया 1881 में, और उसने सारी कोशिशें की उसे ढूंढने की, मिस्टर टॉल्सन को, और जब उसे पता चला कि जो मिस्टर टॉल्सन है वो जब उसे छोड़कर गया था तो उसके बाद वो अमेरिका जाने वाला था, और अमेरिका जिस शिप से वो जाने वाला था वो शिप जो है वो डूब चुकी है, ठीक है, और उसने हर जगह पता किया लेकिन सारी जगह से उसे नाउम्मीदी ही मिली, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने भी इवन कह दिया कि अब तो मिस्टर टॉल्सन के आने की कोई चांसेस नहीं है, वो मर चुका होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद अब वो शादी करती है, रीमैरिज करती है, और मिस्टर टॉल्सन वापस आ जाता है और वो केस फाइल करते हैं उस पर बाइगमी का कि तुमने बाइगमी किया, तुमने 7 साल तक मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने जब सारा केस सुना और जब मिस्टर टॉल्सन ने आर वर्सेस प्रिंस की प्ली ली कि जो उसकी वाइफ का एक्ट है, बाइगमी का एक्ट है, वो मैलम इन से है, वो शादीशुदा रहते हुए कैसे किसी और के साथ शादी कर सकती है, ठीक है। तो कोर्ट ने दूसरा व्यू लेते हुए मैलम इन प्रोहिबिटो का जो प्रिंसिपल है इसे इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो जो लेडी थी उसने हर एक कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, इनफैक्ट तुम खुद उसे छोड़कर गए थे, स्टिल उसने ट्राई किया कि तुम मिल जाओ, ठीक है, और तुम्हारी फैमिली भी ये कह चुकी थी कि तुम अब डेड हो, तो उसने ये सारे जितने भी वेज थे वो सारे वेज रिजॉर्ट करने के बाद, तुम्हें ढूंढने की सारी कोशिशें करने के बाद उसने शादी की है, तो उसका एक्ट जो है वो मैलम इन प्रोहिबिटो है, कि मैलम इन प्रोहिबिटो मीन्स कि एक्ट जो है वो रॉन्ग बाय लॉ है। रॉन्ग बाय लॉ की बाइगमी जो है हम उसे प्रोहिबिट करते हैं ना लॉ में, ठीक है, तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। लेकिन उसका एक्ट जो है वो मैलम इन से नहीं है, इंट्रिंसिकली रॉन्ग नहीं है, शादी करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। सो कोर्ट ने उसे ये इंट्रिंसिकली रॉन्ग ना मानते हुए उसे एक्विट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 स्कूल ऑफ प्रिंसिपल्स आए, एक तो यही मैलम इन प्रोहिबिटो का और मैलम इन से का। अब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है मेंस रिया है वो जुडिशियल डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो हमने आईपीसी में मैलम इन से देखना है या मैलम इन प्रोहिबिटो देखना है, कि हम ये देखेंगे कि आपका एक्ट इंट्रिंसिकली रॉन्ग है या ये देखेंगे कि आपका एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, और ये चीज कौन देखेगा, जजेस देखेंगे या नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो अभी क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो गया तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें ये केसेस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि क्या जुडिशियल डिस्क्रिशन यहाँ पर
लगती है या नहीं लगती, और कोर्ट जो है वो क्या देखेगी, मैलम इन से देखेगी या मैलम इन प्रोहिबिटो देखेगी आपके एक्ट्स को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एडीजे मेंस में भी आ चुका है, इंटरव्यू में भी 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे हम अच्छे से करेंगे। और ये जो जजमेंट्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो भी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो मेंस रिया का कंसेप्ट आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा और 1 या 2 लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोविजन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स अच्छे से बनाना और जितने भी मैगजीन्स हैं साथ साथ में अपनी लिस्ट बनाते जाओ, जो भी मैगजीन्स हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके सामने लिखते जाओ कि आईपीसी की प्रोविजंस के साथ डील करता है या किसके साथ डील करते हैं और उसका क्या क्या मीनिंग है और कौन से कॉन्सेप्ट में कौन सा मैगजीन लगना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।